दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आखिरी के दोस्तों कुछ पलों में मार्केट नीचे चला गया, जो कि स्टार्टिंग में और मिड में काफ़ी सही परफॉर्म करा था, लेकिन आखिरी में मार्केट ने 1.5% का ड्रॉप दिखा के यानी 360 पॉइंट्स की मंदी के साथ में क्लोजिंग दी है। लगा होगा आपको एकदम से क्या हो गया, क्या कुछ न्यूज़ आ गई। उसको चेक करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, कुछ कंपनीज स्टॉक्स को लेकर काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा सीखने को। निफ्टी बैंक 1% नीचे है, मिड कैप भी गिरा, स्मॉल कैप भी गिरा। स्मॉल कैप ठीक चल रहा था, लेकिन सभी के साथ में ये भी नीचे चला गया। यूएसडी को देखने चले तो यूएसडी नीचे है रुपीज़ के कंपैरिजन में, यानी रुपीज़ आज स्ट्रांग था, यूएसडी आप देख सकते हैं 1% के आसपास वीक है। तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि रुपीज़ जब अच्छा करता है तो स्टॉक मार्केट अच्छा करता है। लेकिन आज अपोजिट सीन देखने को मिला है। स्टॉक्स भी हम देखें ना तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे आके ही बंद हुए। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। आईटी ने ठीक ठाक सा किया, बाकी सब कुछ नीचे है, सब कुछ लालम लाल है। देखिए दोस्तों, आज मार्केट के अंदर से $1 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है। तकरीबन 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट है एफआईएस ने निकाल ली है। क्या उसके पीछे का रीज़न दोस्तों? उसके पीछे का रीज़न है एमएससीआई रीबैलेंसिंग। काफ़ी बार अपन बातचीत कर चुके हैं इसको लेकर कि पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करना चाहिए। रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं? खराब जो स्टॉक्स होते हैं उनको निकालते हैं, अच्छी जो कंपनीज होती है उनमें और पैसे डालते हैं, या नई जो कंपनीज है अगर आपके पास में वो स्टॉक नहीं है लेकिन वो अच्छा कर रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो उनको पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकर आते हैं। रीबैलेंसिंग इंडेक्स में होती है, म्यूचुअल फंड्स में होती है, अल्टीमेटली हर किसी पोर्टफोलियो के अंदर होती है। अगर आप नहीं करते हो तो वो मिस्टेक है। आपको रिव्यू करना चाहिए अपनी कंपनीज को और उसके हिसाब से बेसिस पे आपको चीज़ों को चेंज करना चाहिए। अभी जो रीबैलेंसिंग हुई है एमएससीआई से हुई है, ठीक है। ये इंटरनेशनल इंडेक्स आपको बताइए, जिसमें इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, चीन है, ताइवान है, इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एलोकेशन चलता रहता है, कुछ कंपनीज को निकालते हैं, कुछ को ऐड करते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, 8,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे टोटल आउटफ्लो देखने को मिला है। यानी एमएससीआई इंडेक्स में कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनको उनको निकालना पड़ा, वहाँ से पैसे निकाले तो 8,000 करोड़ की सेलिंग हुई। अब ये जो कंपनीज है ना, ये अपने निफ्टी में भी थी, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी होगी, तो इस वजह से टोटल मार्केट का इम्पैक्ट इसका हुआ। अब देखते हैं सबसे पहले हम कि यहाँ पे हुआ क्या है, कौन कौन सी कंपनीज निकली है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, जस्ट 4 कंपनीज निकली हैं और 4 कंपनीज ऐड हुई है, यानी 4 कंपनीज को रीबैलेंसिंग करने में ही इंडियन मार्केट्स नीचे चले गए। ये दोस्तों इन्फ्लुएंस है एफआईस का, इतना दम है एफआईस में कि 4 स्टॉक्स को रीबैलेंसिंग करने में भी पूरा इंडेक्स हिल सकता है। अब दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज निकली है, कौन कौन सी कंपनीज ऐड हुई है। और ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे नहीं सोचना है कि जो कंपनीज ऐड हुई है अब उसमें पैसा फ्लो होगा एफआईस का, और जो कंपनीज निकल चुकी है एमएससीआई में उसमें पैसा फ्लो नहीं होगा। देखो डेफिनेटली उस इंडेक्स में तो पैसा फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो कंपनीज बाहर निकल चुकी है, लेकिन मतलब क्या है इसका वो एक बार अपन समझते हैं। देखो फेडरल बैंक, हम एमसीएक्स को भी बोल सकते हैं, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम, नैल्को है इसका नाम, इंडियन बैंक, ये 4 कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स ऐड हो चुके हैं एमएससीआई में। जबकि हुंडई मोटर्स, जुबिलेंट फूड, कल्याण ज्वेलर्स, आरवीएनएल ये एक्सक्लूड हो चुके हैं, ये निकल चुके हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो स्टॉक्स निकले हैं ये तो क्रैश होने चाहिए थे, बट ये गिरे क्यों नहीं? तो देखो रीज़न क्या होता है कि अगर ये बिके है ना तो ऑर्डर्स पहले से प्लेस होते हैं डीआईज के या बाकी एफआईज के, जिनको लगता है कि ये प्राइस मिल गया तो ये तो बहुत अच्छा प्राइस है, तो जब भी स्टॉक वहाँ तक पहुँचता है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नीचे से बाइंग आती है, सपोर्ट इनका मिल जाता है। उसी तरह से ही जो कंपनीज हैं इनके स्टॉक्स ऐड हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 10-20% ऊपर चल गए होंगे, यहाँ पे भी सेलर्स के ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे होते हैं। कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं थी, तो ऑर्डर्स एज इट इज़ थे, तो वो एग्जीक्यूट हुए, तो जिन्होंने बेचा उन्होंने बेचा, बाकी यहाँ पे ऐड हो गया। इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो स्टॉक्स बेचे वो क्रैश हुए और जो स्टॉक खरीदे वो ऊपर गए। सेकंड, आपको ये देखना है, सीखना है कि पोर्टफोलियो के अंदर भी रीबैलेंसिंग होती है। कोई 6 महीने में कर सकता है, कोई 3 महीने में कर सकता है, कोई कुछ क्वार्टर्स को देख के कर सकता है। कंटिन्यूसली अगर आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो भी कंपनीज उनके क्वार्टर खराब आ रहे हैं फिर भी आप उनको होल्ड कर रहे हैं तो वो एक मिस्टेक है, पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि एमसीएक्स अच्छा कर रहा है,
फेडरल बैंक अच्छा कर रहा है, अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक के साथ में उनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। और कौन कौन सी कंपनीज अच्छा नहीं करी? जुबलेंट फूड, कल्याण ज्वेलर्स, आरवीएनएल का आपको पता ही है, कल परसों अपन ने इसके रिजल्ट को डिस्कस किया था, काफ़ी खराब इसके रिजल्ट गए। तो जो कंपनीज अच्छा नहीं करी वहाँ से निकल रही है, और जो कंपनीज अच्छा करी वहाँ पे ऐड हो रही है। सो यही चीज़ पोर्टफोलियो के अंदर भी इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लाल कैंडल बनी है, इसको हम MSCI रीबैलेंसिंग की कैंडल बोल सकते हैं, यानी ये एक दिन की ही गिरावट है, इसमें कोई पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रेकडाउन है इसमें। तो ब्रेकडाउन हुआ तो है, बट जिस भी रीज़न की वजह से हुआ है वो रीज़न टेम्पररी है। सो देखते हैं मार्केट यहाँ से अब किस तरह से ऊपर जाता है। फिलहाल टेक्निकली ब्रेकडाउन हो चुका है, सपोर्ट अभी थोड़ा और नीचे है। सो ये था मार्केट में आज उठक पटक होने के पीछे का कारण। अब दोस्तों, इस मार्केट के अंदर आपको बताइए, कुछ ऐसी कंपनीज के ऊपर ही फोकस करना है जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटल्स सॉलिड है, टेक्निकल्स अच्छे हैं। ऐसी कंपनीज को फाइंड आउट करने की कोशिश अपन करता है, और डेफिनेटली कंपनीज अच्छा भी कर रही है। कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स एक बार अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन बना, क्या कुछ यहाँ पे सीखने को मिला है। फर्स्ट कंपनी नेटवेब, 13% का जंप है। क्या रीज़न है इसके पीछे का? देखो, पहला जो रीज़न है, इसको अपग्रेड मिला है। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉशियसली देखता हूँ, क्योंकि जब ब्रोकिंग कंपनीज किसी स्टॉक को अपग्रेड करती हैं तो कभी कभी उसको वो बेच रही होती हैं। 127 का पी रेशो है इसका, नंबर्स इसके डिसेंट का है। साथ में सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न दोस्तों ये है कि एआई कंपनीज के स्टॉक चले हैं, ब्लैक बॉक्स स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर। E2E आपको बताइए काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है, रेसिस्टेंस पे आ चुका है, सपोर्ट पे बातचीत की थी। एंथ्रोपिक ने लेटेस्ट फंडिंग रेज की है, सो उस वजह से क्या होगा, अगर एंथ्रोपिक के पास में फंडिंग गई है, एंथ्रोपिक आगे बढ़ेगा, तो इन कंपनीज के पास में भी कुछ कुछ काम आएगा, कुछ कुछ डॉलर्स फेंके जाएंगे इन कंपनीज पर भी, क्योंकि बहुत कम अमाउंट आता है, लेकिन ये बहुत छोटी कंपनी है तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से चल जाते हैं। कुछ BPS में भी नहीं होगा जो फंड रेज किया उसका अमाउंट, यानी कुछ सेंट्स में, मतलब परसेंटेज में आप बोले तो 1% से भी कम होगा वो अमाउंट। तो बहुत छोटे पैसे आते हैं, लेकिन ये कंपनीज काफ़ी छोटी हैं, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पे हो जाती है। साथ में अगर आप देखोगे तो नेटवेब के अंदर एक पैटर्न हमने देखा कि स्टॉक नीचे गिरा था, बट यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे उस समय। सो ये एक प्लस इंडिकेशन, निफ्टी को बीट कर गया, ज़्यादा गिरा नहीं, सेकंड इंडिकेशन। उसके बाद में यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। सो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बातचीत की थी, एक रिवर्सल इसमें कल हुआ, आज पूरा स्विंग इसमें बन चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि ब्रेकआउट तो मिल गया, नए ऑर्डर्स इसके पास में है नहीं। सो क्या ये तेज़ी सस्टेन करेगी? पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया था अच्छे वॉल्यूम के साथ में, बट सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम है और क्लोजिंग ऊपर हुई है, मतलब थोड़ी सी देखो सेलिंग भी आई है, ठीक है, वो कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि होल्ड करने वालों के लिए ठीक है, बट इतने ऊपर जाने के बाद में जो बाय कर रहे हैं वो तो फिर आई थिंक बेवकूफ़ी है। अगर वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं तो उनको यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, मतलब वो तो ठीक है। देखते हैं, जो भी होल्ड करे उनके लिए अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। सेकंड कंपनी RR केबल, अभी 2-3 दिन पहले बातचीत की थी केबल कंपनीज को लेकर, जिसमें पॉलीकैब के ऊपर अच्छी तेजी बनी थी। उसके साथ में मैंने आपको यही कंपनी बताई थी, ना KEI ना कोई और कंपनी, क्योंकि इस कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे गए थे। पॉलीकैब के पास में क्या हुआ, इस क्वार्टर के अंदर मार्केट शेयर उसका बढ़ गया। KEI के पास में क्या हुआ, इनकम टैक्स की रेट पड़ी, वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छा है, यहाँ पे नंबर्स दोनों फ्रंट के ऊपर बीट कर गए। पिछले 3 क्वार्टर से आप देख सकते हैं नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के अंदर। सेकंड, इसकी वैल्यूएशन भी पॉलीकैब के कंपैरिजन में कम है। सो यस, वैल्यू अनलॉक हो सकती है। सेकंड, हमने देखा कि ब्रेकआउट मिल चुका है, ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो ये टेक्निकली सॉलिड सिग्नल होता है। साथ में हम डे पैटर्न को देखें तो यहाँ पे देखो ऊपर से बिकवाली आई है, जो कि ऑलमोस्ट आज हर स्टॉक में है। MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से क्वेश्चन आएगा कि इन स्टॉक्स में तो हुई नहीं, ये क्यों गिर गए? जब फ्लो आता है ना पूरे मार्केट के अंदर, तो एल्गो ट्रिगर होते हैं और उसके हिसाब से सेलिंग बाइंग हो जाती है। सो टोटल मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। निफ्टी गिरता है तो वो हर किसी को लेके गिरता है। सो यस, टेक्निकल देख के ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की तेजी होगी क्यूपिड एमटार की तरह, लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे जो डिसेंट ग्रोथ है वो शायद चालू रहे, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, अगले क्वार्टर की गाइडेंस भी अच्छी है। कोफोर्ज, 2% की तेजी।
सो आईटी में अगर आप देखोगे ना तो एक ही कंपनी है जो अच्छा कर रही है, 33 की वैल्यूएशन, वो है कोफोर्ज, क्योंकि नंबर्स अच्छे गए पिछले 3 क्वार्टर से। आप देख सकते हैं ईपीएस इसके बीट कर रहे हैं, रेवेन्यू न्यूट्रल है और इस बार तो 50% के साथ में बीट है, यानी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सेकंड पॉइंट, गाइडेंस काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी ने बताई है। कंपनी ने दोस्तों ये कहा है कि हमारे जो एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं 16% के साथ में बढ़े हैं, 16% के साथ में 5 हमने बड़ी डील्स को साइन किया है। उसके बाद में साफ साफ कह दिया कि हम फाइनेंशियल ईयर 27 में एंटर कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में, यानी 27 फाइनेंशियल ईयर भी अच्छा जाएगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें रोल प्ले कर रही है स्टॉक के ऊपर जाने के पीछे, और ऐसी कंपनीज को डेफिनेटली देखना चाहिए। आईटी में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो ये है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। टोटल आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा और ये यहाँ से आउट परफॉर्म कर दे, डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो लो से ऑलरेडी 40% के रिटर्न्स बन चुके हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अगर यहाँ से ये ऑल टाइम हाई जाता है, वही प्रीमियम वैल्यूएशन लेता है, तो 40% का और गैप इसमें देखने को मिलता है। सो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी पैटर्न अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, अगले क्वार्टर की रिजल्ट शायद अच्छा आएगा क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री वो भी काफ़ी कमाल की है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल भी हमने 10 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, देख लेना आप इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी कल परसों मार्केट की छुट्टी है तो आप इनको देख के सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।